हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विजेंद्र पोद्दार आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत 8वीं टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP साइकोलॉजी से संबंधित जो चैप्टर है वो रीट, CTET, UP TET, MP TET ऑल एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज का पहला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। यही किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? समायोजन करना, असामंजस्य, अध्ययन करना या विद्यालय। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या के बारे में बताना है, यानी किशोरावस्था में बालक के समस्या क्या आती है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, किशोरावस्था में जब बालक आता है तो उसमें संवेगों में तीव्रता उत्पन्न होने लगती है, तो उसके संवेग तीव्र हो जाते हैं, इसीलिए वो समायोजन करने में कठिनाई उत्पन्न करता है। तो किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या होती है वो समायोजन होती है। क्या होती है? समायोजन। ए वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा कि वो किसी भी ऐसे वातावरण में समस्या में समायोजन करने में बच्चे को कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। यह कथन है, यानी ये किसने कहा था कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। यह कथन किसका था? हरलॉक का, वैलेंटाइन का, जर्सील्ड का या रॉस का? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यह कथन किसने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये कहा था रॉस ने। किसने कहा था? रॉस ने। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। तीसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। व्यक्ति की उत्तेजित दशा कौन सी होती है, स्थिति कौन सी होती है जब व्यक्ति अंदर से उत्तेजित होता है? संवेगावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था? देखिए बालक अंदर से उत्तेजित कब होगा व्यक्ति या बालक? जब उसके अंदर से संवेग उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। तो ए वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा। संवेगा अवस्था में व्यक्ति उत्तेजित दशा में होता है। चौथा क्वेश्चन है, संवेग में अनुभूति होती है। यही जब व्यक्ति के अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं तो उससे किसकी अनुभूति होती है? दुख की, अचेतन की, सामान्य की या चेतन की? संवेग में अनुभूति होती है, किसकी अनुभूति होती है संवेग में? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी वाला आंसर होगा चेतन। किसकी अनुभूति होगी? चेतन की अनुभूति होती है। यानी जब संवेग व्यक्ति स्पष्ट करता है तो वो चेतन अवस्था में होता है, तो उसके चेतन के बारे में पता चलता है, तो चेतन की अनुभूति होती है। पांचवा क्वेश्चन है, व्यक्ति की शारीरिक मानसिक दशा व व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यक्ति की शारीरिक मानसिक दशा व व्यवहार में परिवर्तन होता है अध्ययन की स्थिति में, संवेग की स्थिति में, योग की स्थिति में, वाचन की स्थिति में? तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा व व्यवहार में परिवर्तन होगा, कब होगा ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्या आंसर होगा? जब संवेग की स्थिति आती है, बी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। संवेग की स्थिति में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा व व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। छठवां क्वेश्चन, सीखना पाया जाता है। ये सीखना या अधिगम किन में पाया जाता है? मानव में, जीवों में, पशुओं में, उपयुक्त समूह में?
तो देख, सीखना सभी में पाया जाता है, क्योंकि मानव, जीव और पशु ये सभी क्या हैं, सजीव हैं। ये क्या हैं, सजीव। तो सभी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपने वातावरण में, अपने माहौल में, जिस माहौल में रहते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, वो सीखते रहते हैं। पशु भी सीखता है, जीव भी सीखते हैं और मानव भी सीखता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखना अनुभवों का खाली जगह है। सीखना अनुभवों का खाली जगह स्थायी भाव है, पुस्तक है, पाठ है या संगठन है। तो क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीखना अनुभवों का संगठन है। क्या आएगा यहाँ पर, संगठन। क्योंकि व्यक्ति जब सीखता है तो अपने जितने भी अनुभव हैं उन सभी का एक मिलाजुला संगठन बना लेता है। यह अधिगम या सीखना क्या होता है, व्यक्ति के अनुभवों का संगठन होता है। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। 8वां क्वेश्चन आता है, अधिगम एक विकास है। विषय को पेस्टोलॉजी और फ्रॉबेल ने क्रमशः कौन से उदाहरण से स्पष्ट किया था। अधिगम एक विकास है, नहीं, अधिगम यानी सीखना एक क्या है, विकास है जो लगातार प्रक्रिया के बाद होता है। इस विषय को पेस्टोलॉजी और फ्रॉबेल ने किस उदाहरण से स्पष्ट किया था, ये बताना है। वृक्ष व उपवन का उदाहरण, केला और मटर का उदाहरण, बालक और वृद्ध का उदाहरण, पुस्तक और शिक्षक का उदाहरण। देखिए, अधिगम का विकास एक विकास है, पेस्टोलॉजी फ्रॉबेल ने इस पर किस पर किया था, इसका जो उदाहरण दिया था वो दिया था वृक्ष और उपवन का। कौन सा उदाहरण दिया था, वृक्ष और उपवन। यानी जिस प्रकार एक बगीचे में वृक्ष होते हैं वो धीरे 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 विकसित होते हैं और बगीचे और उद्यान का निर्माण कर लेते हैं, तो इसी प्रकार अधिगम को इसी प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया था। 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है। आसक्तिपूर्ण प्रक्रिया है, कामना युक्त प्रक्रिया है या उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है या अस्थायी है। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है आंसर मेरे प्यारे साथियों, अधिगम एक आसक्तिपूर्ण प्रक्रिया है, ये यहाँ पर नहीं होगा। कामना युक्त प्रक्रिया ये भी नहीं होगा और अस्थायी प्रक्रिया ये भी नहीं होगा। तो अधिगम क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, उद्देश्यपूर्ण, यानी अधिगम किसी ना किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो सी वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखना प्रभावित होता है। सीखना प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है सीखना, स्वास्थ्य से, विधि से, प्रेरणा से, उपरोक्त सभी से। तो सीखने पर किसका प्रभाव पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, देखिए स्वास्थ्य का प्रभाव भी पड़ता है। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो जल्दी सीखता है, या अस्वस्थ व्यक्ति है तो उसको सीखने में समय लगता है, वो या कुछ भी नहीं सीख पाता। विधि से, इस विधियों का भी प्रभाव पड़ता है सीखने पर, यानी सीखने की अगर विधियाँ अच्छी विधियाँ अपनाई जाए तो बालक तीव्र गति से सीख सकता है। यदि विधि में दोषपूर्ण विधि होती है तो उसको बालक को सीखने में उतना ही समय लगता है। प्रेरणा का भी प्रभाव पड़ता है सीखने पर। यदि सीखने वाला प्रेरित है या सीखने के लिए तत्पर होता है तो वो अधिक से अधिक सीख सकता है या अधिगम प्राप्त कर सकता है। अगर वो सीखने के लिए तैयार नहीं है तो भी इससे सीखना प्रभावित होता है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, उपरोक्त सभी से सीखना प्रभावित होता है। 11वां क्वेश्चन देखिए, प्रयास और त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिनमें अधिकांश गलत होते हैं, यह कथन है। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं जिनमें अधिकांशतः गलत होते हैं। गलत क्यों होते हैं कि बार बार प्रयास करते हैं, एक समय जब आता है जब वो सही हो जाता है। यह कथन है रॉस का, थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का या सुकरात का। ये किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों, देखिए ये कहा था वुडवर्थ ने। किसने कहा था, ये वुडवर्थ ने कहा था। सी वाला आंसर है। और प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। 12वां क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अधिगम के गौण नियम बताए।
थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के गौड़ नियम कितने बताएं? आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम या उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, तो वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो थॉर्नडाइक था उसने सीखने के जो गौड़ नियम बताए थे वो कितने बताए थे? 5 बताए थे। कितने बताए थे? 5 गौड़ नियम बताए थे। सबसे पहला था मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम। दूसरा था बहु अनुक्रिया का नियम, अनुक्रिया का नियम। और तीसरा था आंशिक क्रिया का नियम। चौथा था आत्मीकरण का नियम या अनुरूपता का नियम। और पांचवा था संबंधित प्रवर्तन का नियम। तो इन्होंने 5 जो अधिगम के गौड़ नियम बताए थे वो कितने बताए थे? 5 बताए थे। इनका क्रम भी पूछा जाता है, मनोवृत्ति का नियम, बहु क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण या अनुरूपता का नियम, संबंधित प्रवर्तन का नियम। इस क्रम को भी याद में रखें। देखिए साथ साथ इसने 5 गौड़ नियम बताए, साथ में इसने 3 मुख्य नियम भी बताए थे। कितने बताए थे? 3 मुख्य नियमों का भी वर्णन किया था इसने, उसको भी ध्यान में रखना। आगामी क्वेश्चनों में उसके बारे में बता दिया जाएगा आपको। ये डी वाला आंसर यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी करत करत अभ्यास के, यानी बार बार अभ्यास करने से जड़मत होत सुजान, यानी जो कुछ मूर्ख भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, यानी जो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। यह गद्यांश रहीमदास जी ने कहा था, लिखा था, जो इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से साम्यता रखता है। तो देखिए, ए प्रभाव का नियम, बी तत्परता का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी उद्देश्य का नियम। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। करत करत अभ्यास आ रहा है, यानी बार बार अभ्यास करना, तो कौन सा नियम हो गया? अभ्यास का नियम। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए जो 3 नियम थे, 3 मुख्य नियम जो बताए थे थॉर्नडाइक ने, उनके अंतर्गत आते हैं पहला प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। तो ये तीनों नियम इसी के अंतर्गत आते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौड़ नियम बताए थे। 14वां क्वेश्चन आता है, अभ्यास का नियम किसी कार्य की पुनरावृत्ति, यानी किसी कार्य को दोहराना, उस पर पुनर्विचार करना या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है। यह कथन किसने कहा था? कॉल्सनिंग ने, वासबर्न ने, डगलस ने, हॉलैंड ने। तो ये कथन किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों? देखिए ये कथन किसका है? कॉल्सनिक का है। किसका कथन है? कॉल्सनिक का कथन है। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभ्यास का नियम किसी कार्य की पुनरावृत्ति, पुनर्विचार और अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है, ये कॉल्सनिक का कथन है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी, इसलिए इसको आप याद अवश्य करें। 15वां क्वेश्चन आता है, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आपको पता ही चल रहा होगा आंसर को देखकर, थॉर्नडाइक, डगलस, हॉलैंड और कोहलर। थॉर्नडाइक, डगलस, हॉलैंड, कोहलर। तो किसने दिया था ये सिद्धांत? आपको पता चल गया होगा, इससे पहले के क्वेश्चनों में हमने पढ़ा था। तो ये आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोलबर्ग की बात करें तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम व स्मृति दोनों एक दूसरे के हैं। अधिगम और स्मृति एक दूसरे के क्या हैं? समान है, विपरीत है, पूरक है या स्थायी है? अधिगम और स्मृति, अधिगम यानी सीखना, स्मृति याद करना, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समान, विपरीत, पूरक
या स्थायी। देखिए अधिगम और स्मृति एक दूसरे क्या है मेरे प्यारे साथियों, पूरक है। क्या है? पूरक। तो ये व्यक्ति को अधिगम होगा तभी वो स्मृति कर सकता है, तो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, सीखने में पर्यायवाची कारक की श्रेणी में आते हैं। यानी सीखने में पर्यायवाची कारक की श्रेणी में आते हैं। जैसे सामग्री भी आती है, अधिगम की विधियाँ भी आती हैं, अभ्यास प्रक्रिया और परिणाम भी आते हैं, तो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी सीखने की में प्रभावी कारक होते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है स्मृति का प्रशिक्षण, बालक को दंड देना, खिलाना, उत्कृष्ट पुस्तकें। तो क्या आंसर होगा इसके प्यारे साथियों? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, स्मृति का प्रशिक्षण, बालक को दंड देना, खिलाना या उत्कृष्ट पुस्तकें अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक होगा, ये बताना है यहाँ पर। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए आप। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, स्मृति का प्रशिक्षण। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, तभी अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 19वां क्वेश्चन है, विस्मृति एक क्रिया है। विस्मृति यानी भूलना, कोई भी चीज़ को भूलना क्या है? शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, दार्शनिक क्रिया। तो कैसी क्रिया है मेरे प्यारे साथियों? विस्मृति यानी भूलना। और भूलना किससे जाता है? मस्तिष्क से। किससे भूला जाता है? मस्तिष्क। तो मानसिक क्रिया हो जाएगी, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, बालक में अधिगम क्रिया में विस्मृति किन कारकों से उत्पन्न होती है? यानी बालक जब अधिगम करता है, सीखता है, तो उसमें स्मृति या भूलने की जो क्रिया है वो किन कारकों से उत्पन्न होगी? बाधा आने पर, रुचि व इच्छा का अभाव होने पर, दमन पर, उपरोक्त सभी पर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी जब अधिगम करते समय बालक के समक्ष बाधा उत्पन्न आए, या उसकी रुचि नहीं हो, या उसमें इच्छा नहीं हो, या उसके जो इच्छा का दमन कर दिया जाए, तो व्यक्ति उस चीज़ को भूल जाता है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 21वां क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में पठार आने के कारण होते हैं। अधिगम में पठार मतलब रुकावट। पठार का मतलब क्या होता है? रुकावट आने के कारण। दूषित वातावरण हो, परिपक्वता का अभाव हो, प्रेरणा का अभाव हो, उपरोक्त सभी। तो पठार, दूषित वातावरण होगा तो भी अधिगम में पठार उत्पन्न होंगे, परिपक्वता का अभाव होगा तो भी पठार उत्पन्न होता है, और प्रेरणा का अभाव हो तो भी पठार उत्पन्न होता है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन आता है, अधिगम में पठार की समस्या का समाधान होता है। यानी अधिगम में या सीखने में पठार उत्पन्न होते हैं, रुकावट आती है, उसका समाधान है प्रेरणा प्रदान करना, सीखने की उचित विधियां अपनाना, विश्राम देना, उपरोक्त सभी। देखिए प्रेरणा देना भी सही है, सीखने की उचित विधियों का प्रयोग करना भी सही है, और सीखते समय थोड़ा बहुत विश्राम या आराम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तभी पठारों को दूर किया जा सकता है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, उपरोक्त सभी। आगामी क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम के रूपांतरण से अभिप्राय है, एक कार्य की निष्पत्ति दूसरी निष्पत्ति से प्रभावित होती है। अधिगम के रूपांतरण से अभिप्राय है कि अधिगम का जो रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, एक कार्य की निष्पत्ति, एक कार्य के करने के बाद दूसरी पर उसका प्रभाव पड़ना। यह कथन किसका है? यलोन व विनस्टीन का, थॉमसन का, लॉक का, वाटसन का। ये कथन किसका था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये कथन जो था वो था यलोन व विनस्टीन का।
ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा था अधिगम के रूपांतरण से अभिप्राय एक कार्य की निष्पत्ति दूसरी निष्पत्ति से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, अधिगम में स्थानांतरण सरल होगा। यह अधिगम में स्थानांतरण सरल होता है, कब सरल होता है ये बताना है। यहाँ पर समान विषय वस्तु होगी, समान अध्ययन विधियां अपनाई जाएं, सामान्य बुद्धि हो, उपरोक्त सभी। अधिगम में स्थानांतरण सरल होता है, कब होता है? जब समान विषय वस्तु एक समान विषय वस्तु दी जाए, समान अध्ययन विधियों का प्रयोग किया जाए और उनकी बुद्धि लब्धि भी समान हो, तो अधिगम स्थानांतरण सरल होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर करेक्ट होने वाला है। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन आता है, प्रेरणा एक शक्ति है। प्रेरणा कैसी शक्ति है ये बताना है। सामाजिक, बाह्य, आंतरिक या दार्शनिक। तो प्रेरणा कैसी एक शक्ति है? आंतरिक शक्ति है या बाह्य शक्ति है, सामाजिक है या दार्शनिक है? तो प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न होती है? व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है, तो आंतरिक शक्ति है। प्रेरणा कैसी शक्ति है? आंतरिक। सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 26वां क्वेश्चन, तथ्य का मूल्य निर्धारित होता है। तथ्य का मूल्य निर्धारित होता है मापन में, मूल्यांकन में, कार्य में, पुस्तक में। तथ्य का मूल्य निर्धारित होता है, यानी किसी तथ्य या विषय वस्तु जो वास्तविकता है उसका मूल्य का निर्धारण कहाँ से होता है? मापन से, मूल्यांकन से, कार्य में या पुस्तक में। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्यांकन में। तथ्य का मूल्य निर्धारित कहाँ पर होता है? मूल्यांकन में। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुँचता रहे। 27वां क्वेश्चन आता है, सार्थक भविष्यवाणी संभव है। नहीं, सार्थक यानी उचित जो भविष्यवाणी है वो किससे संभव होती है? मापन करने से, मूल्यांकन करने से, मार्गदर्शन में या अध्ययन में। तो सार्थक भविष्यवाणी कब की जा सकती है? जब उसका मूल्यांकन किया जाए तो उसकी वास्तविकता का पता चल जाता है, उसके आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है। बी वाला आंसर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा कैसा होना चाहिए ये बताना है। यहाँ पर प्रोजेक्टर से ऊपर होना चाहिए, पेपर मशीन पर बना होना चाहिए, सतह पर पड़ा होना चाहिए, विश्व का होना चाहिए क्योंकि यह सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा होना चाहिए प्रोजेक्टर से ऊपर। कहाँ होना चाहिए? प्रोजेक्टर के ऊपर होना चाहिए। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्टर से ऊपर होना चाहिए ताकि बालक को वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए। 29वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे माने गए हैं। न्यूनतम शैक्षणिक घंटों की बात की गई है। कितनी की गई है? न्यूनतम शैक्षणिक घंटों की बात की गई है। यहाँ पर 200 घंटे, 400 घंटे, 600 घंटे या 800 घंटे। तो प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक का जो स्तर है उस पर जो घंटों की संख्या है वो कितनी है? 800 निर्धारित की गई है। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उच्च प्राथमिक की बात करें तो वहाँ पर 1000 घंटे। ये तो प्राइमरी और यूपी अपर प्राइमरी स्कूलों में 1000 घंटे निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग्य विद्यार्थी ही योग्य शिक्षक होता है। कौन? योग्य विद्यार्थी योग्य शिक्षक होता है। इस कथन का आशय क्या है? कि जो सदा अध्ययनरत रहेगा वही अच्छा अध्यापक बनेगा। शिक्षक बनने हेतु छात्र का पढ़ाई में स्तर भी ऊंचा होना आवश्यक है। सी, जो विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा वह अच्छा शिक्षक नहीं बनेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर
बताइए जल्दी से जल्दी। तो देखिए, कमेंट कीजिए। योग्य विद्यार्थी योग्य शिक्षक होता है, इस कथन का आशय है कि क्या होगा, जो सदा अध्ययनरत रहेगा वही अच्छा अध्यापक बनेगा। यानी जो लगातार अध्ययनशील रहता है वही अच्छा अध्यापक बन सकता है। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।